आज के कार्यक्रम के संयोजकों में विक्रम जी और कमल जी को तो मैं जानता हूं, पर पूरी टीम को बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इतना महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किया और हम सबको यहाँ बातचीत का अवसर दिया। आदरणीय मंच और साथियों, अब बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है जिस पर हम बात करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। इसकी पूरी प्रक्रिया को हमको समझना पड़ेगा कि क्यों इस पर स्टे लगा दिया गया, कैसे स्टे लगाया गया, क्योंकि वो आज के भारतीय सामाजिक व्यवस्था, न्याय व्यवस्था की मौजूदा हालत की तरफ संकेत करता है। अब देखिए कि यूजीसी एक रेगुलेशन लेकर आई और उस पर बहुत कम लोगों ने छोटे छोटे विरोध प्रदर्शन किए, बड़े प्रायोजित किस्म के विरोध प्रदर्शन थे। लेकिन चूंकि मीडिया हमारे पास नहीं है, इसलिए उन छोटे विरोध प्रदर्शनों को बड़े पैमाने पर दिखाया गया और इस तरह से उसका भय निर्मित किया गया मानो उससे हर सवर्ण बच्चे को सिर्फ जेल में भेज दिया जाएगा और दलित पिछड़ों का कोई आतंक कैंपसों में हो जाएगा। इस तरह से उसको प्रस्तुत किया गया और ऊपर जुडिशरी तक को मैनेज किया गया। आप देखिए कि वो छोटे छोटे विरोध प्रदर्शनों को मीडिया के माध्यम से बड़ा बना करके प्रदर्शित करने का नतीजा ये हुआ कि न्यायपालिका उनके आगे झुक गई और उस पर स्टे लगा दिया गया। अब इसकी वजह क्या है? एक तो सरकार ये देख रही है, जब से रोहित वेमुला की संस्थानिक हत्या हुई तब से सरकार ये देख रही है कि ये दलित, आदिवासी, पिछड़े एकजुट हो रहे हैं और ये सच है। वो बार बार उस एकता की परीक्षा करना चाहते हैं कि वास्तव में SC ST OBC एकजुट है या नहीं है। तो रोहित वेमुला वाले केस में उन्होंने किया, उसके बाद में SC ST एक्ट में बदलाव किया, तब उन्होंने ये जांचने की कोशिश की कि SC ST के बीच में, OBC के बीच में कितनी एकता बची हुई है, कितनी बनी है। तो देखा उन्होंने कि SC ST के बीच में तो बहुत बड़ी एकता है, तो उसको वापस लेना पड़ा जो SC ST एक्ट में बदलाव किया था। ऐसे बार बार अलग अलग प्रसंगों में सरकार ये जांचती रहती है कि वास्तव में दलित, आदिवासी, पिछड़ों की कोई एकता है या नहीं है। इस नए यूजीसी कानून से उनको भय क्या है? अभी तक जो 2012 का कानून था उसके अनुसार SC और ST ही उसमें शामिल थे। पहली बार OBC को इस दायरे में शामिल किया गया कि कैंपसों में OBC के साथ भी जाति आधार पर भेदभाव हो सकता है। तो इससे क्या हो रहा है? उत्पीड़ितों का दायरा विस्तृत हो रहा है, उत्पीड़ितों में एक नए तरह की एकता का निर्माण हो रहा है। और उसमें आप देखें तो उसमें महिलाएं भी शामिल हैं, 2026 का रेगुलेशन है, महिलाएं भी शामिल हैं उसमें, और आर्थिक रूप से पिछड़े भी शामिल हैं। आप यहाँ पर ये आर्थिक रूप से पिछड़े का तात्पर्य सिर्फ EWS नहीं है जो सरकार की कैटेगरी में है। EWS को तो बैकडोर से लाया गया। संवैधानिक प्रावधान ये है कि अगर किसी को शामिल करना है तो उस पर विस्तृत अध्ययन होना चाहिए, लेकिन EWS पर कोई जो आर्थिक रूप से पिछड़े उन लोगों के लिए आरक्षण लाया गया तो उस पर कोई विस्तृत अध्ययन नहीं किया गया। उस पर संविधान सभा छोड़ दीजिए, पार्लियामेंट में कोई विस्तार से बातचीत नहीं हुई। जब पार्लियामेंट में विस्तार से बातचीत नहीं हुई तो उस पर कैसे लाया गया? तो वो पूरी तरह से अवैध है, क्योंकि जब आर्थिक रूप से पिछड़ा आप कह रहे हैं तो उसमें SC ST OBC को कैसे बाहर कर दे रहे हैं? क्या ऐसा संभव है कि आर्थिक रूप से पिछड़ा सिर्फ एक जाति में ही पैदा होता हो या एक वर्ण में ही पैदा होते हो? जो SC ST OBC के आर्थिक रूप से पिछड़े हैं वो आर्थिक रूप से पिछड़े EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में शामिल क्यों नहीं है? कौन से अध्ययन हुए, उनका कहाँ रिप्रेजेंटेशन कितना है? इस बारे में हमारे देश की सरकार और न्यायपालिका मौन है। तो वो एक बैकडोर एंट्री थी। अब उन्होंने देखा कि चलो उसमें तो कुछ, उससे तो हमने सवर्णों को साध लिया, लेकिन अब ये SC ST OBC के बीच में एक नए तरह की एकता निर्मित हो रही है। इसमें महिलाएं भी शामिल हो सकती है, आर्थिक रूप से पिछड़े भी शामिल होंगे।
तो इतने सारे लोगों को हम कैसे संभाल पाएंगे? ये तो हमारे जो निरंकुशता है उस पर लगाम लगाएंगे। इस बात को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने इस जो रेगुलेशन यूजीसी लेकर के आई, यूजीसी केंद्र सरकार की संस्था है, उसमें केंद्र सरकार के वकील ने उस रेगुलेशन का विरोध किया और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया। आप देखिए, सरकार के मंत्री को, सरकार को जब अपना पक्ष जनता के बीच में रखना होगा तब वो कहेंगे हम तो SC ST के साथ है, लेकिन रेगुलेशन के खिलाफ आपका वकील क्यों खड़ा हुआ? उस पर वो नहीं बोलेंगे, उस पर मौन, क्योंकि उनके वास्तविक जो हित हैं वो सवर्णों के साथ जुड़े हुए हैं, वो कभी दलित आदिवासी पिछड़े का हित नहीं चाहते। और इसीलिए जो एंकर दिन रात बिना सोए एक पार्टी विशेष की सेवा में लगे हुए हैं, हमेशा उनका पक्ष लेते हैं, उन्होंने भी देखा कि यार सरकार की संस्था यूजीसी एक रेगुलेशन लेकर के आई है, तो उन्होंने भी अपनी स्वामी भक्ति को छोड़ करके जाति भक्ति करना शुरू कर दिया। जहां से उनको टुकड़ा मिल रहा है, उस टुकड़े के लिए जीभ लपलपाए हुए हैं, उसको छोड़ करके अपनी जाति की भक्ति पर आ गए, जातीय हितों की रक्षा के लिए, और एक भय दिखाने लगे कि देखिए हमारे बच्चे विश्वविद्यालयों में कैसे पढ़ पाएंगे। मानो ऐसे दिखाया गया कि SC ST OBC के बच्चे तो विश्वविद्यालय में दूसरे पे ऊपर मुकदमा करने के लिए जाते हैं। आप सोचिए कि जिनकी पहली या दूसरी पीढ़ी पढ़ पा रही है, मैं तो अपने परिवार में पहली पीढ़ी हूं जो हम विश्वविद्यालयों तक या कॉलेजों तक पहुंच सके, स्कूलों तक पहुंच सके। मेरे माँ पिता तो बिल्कुल स्कूल भी नहीं देख पाए थे, और मेरे गांव में सभी बच्चों की यही स्थिति है। जो पहली या दूसरी पीढ़ी पढ़ रही है वो विश्वविद्यालय इसलिए जाएगी कि कोई सवर्ण का बच्चा आएगा और उस पर हम जाके मुकदमा कर देंगे। क्या इस उद्देश्य आप में से किसी का बच्चा कॉलेज या विश्वविद्यालय में पढ़ने जा रहा है? नहीं। लेकिन इस दृष्टि से उन एंकरों ने दिखाया कि मानो SC ST के बच्चे तो इसीलिए ट्रेन किए जाते हैं कि वो बस जाकर के सवर्ण पे मुकदमा कर दें। तो ये एक्ट, पहली बार ये रेगुलेशन सिर्फ दंडात्मक नहीं है, किसी को सजा देने के लिए नहीं है। देखिए ये कैंपस, क्योंकि मैं विश्वविद्यालय में हूं और 2001 से जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में पहले छात्र था, फिर 2007 से मैं अध्यापक हूं, तो मैं जानता हूं कि हमारे विद्यार्थी भी इसी समाज से आते हैं। और जब समाज से आते हैं तो बहुत सारे पूर्वाग्रह लेकर के आते हैं, उनके अंदर जातीय भेदभाव को लेकर के पूर्वाग्रह होता है, जेंडर को लेकर के पूर्वाग्रह होता है, और उन पूर्वाग्रहों को धीरे धीरे तोड़ना पड़ता है। सायास अपने आप नहीं जाते। जब वो देखते हैं कि अरे देखो यार, हम तो मुसलमानों के बारे में बड़ी खराब राय रखते थे कि मुसलमान तो कट्टर है, देशद्रोही है, देखो ना तो उनके 2 से ज्यादा बच्चे हैं और ना वो कोई देशद्रोही और कट्टर है। हम तो स्त्रियों के बारे में बड़ी खराब राय रखते थे, हम तो दलितों के बारे में बड़ी खराब राय रखते थे। तो कैंपसों में जाकर के उनका एक नए ढंग से समाजीकरण होता है। ये रेगुलेशन उस समाजीकरण के लिए है कि पहले उनको सामाजिक रूप से संवेदनशील बनाए जाएं, जो उनके जातिवादी या लैंगिक पूर्वाग्रह है उन पूर्वाग्रहों को दूर किया जाए। लेकिन एंकरों ने कैसे दिखाया कि ये रेगुलेशन मान लो सिर्फ दंडात्मक है, किसी को सजा देने के लिए है। आप देखिए कि रेगुलेशन का उद्देश्य क्या है। उद्देश्य है कि एक हम सामाजिक रूप से, लैंगिक रूप से संवेदनशील कैंपसों का निर्माण करें। उसके लिए तरीके बताए गए हैं उसमें, कैसे कैसे हम जागरूकता फैला सकते हैं। हम पोस्टर बनाएंगे, बच्चों को बताएंगे। इन सारे प्रयासों के बावजूद जो बच्चे सामाजिक रूप से संवेदनशील नहीं हो सके और अपने जातीय अहंकार या लैंगिक अहंकार को नहीं छोड़ सके, सिर्फ उनके लिए दंड का प्रावधान है। वो अगर किसी के साथ में भेदभाव करते हैं, किसी का उत्पीड़न करते हैं जाति या जेंडर के आधार पर, उनके लिए दंड का प्रावधान है। अब वो बच्चे तो किसी भी समुदाय के हो सकते हैं। वो बच्चे, उनको लगता है कि सिर्फ ब्राह्मणों को टारगेट किया जाएगा। अरे भाई, जिसके अंदर जातिवाद होगा उस सबको सजा मिलेगी। जैसे कोई इंक्वायरी होती है, वो कहते हैं कि इसमें ये क्यों नहीं शामिल किया गया कि कमेटी में ब्राह्मण भी शामिल हो। अरे जब जो शोषक है उसी को ही सारी कमेटियों में रखेंगे, या उसी के माध्यम से आप देखिए कि जो पिटिशनर हो और वही न्यायदाता हो, जो याचिका करता है वही न्यायदाता है, तो न्याय कैसे होगा?
न्याय के लिए जरूरी है कि सभी का, खास तौर पर उत्पीड़ित तबकों का उचित प्रतिनिधित्व हो। इसीलिए उसमें प्रावधान किया गया कि 50% सदस्य उत्पीड़ित तबकों से होंगे। और पहली बार जब किसी ऐसे प्रतिनिधित्व की बात हुई है तो उनको तकलीफ हो गई कि हमारे लोग क्यों नहीं है, उत्पीड़ितों में हमको शामिल क्यों नहीं किया गया है। एक सवाल बार बार जो उठाया गया कि किसी ब्राह्मण के साथ भी तो भेदभाव हो सकता है, निश्चित तौर पर हो सकता है, लेकिन ब्राह्मण के साथ जो भेदभाव होगा वो जाति के आधार पर नहीं होगा। ब्राह्मण के साथ भेदभाव जेंडर के आधार पर हो सकता है, ब्राह्मण के साथ भेदभाव किसी और दूसरे आधार पर, आर्थिक आधार पर हो सकता है। तो उसके लिए ऑलरेडी कैंपसों में, कॉलेजों में और विश्वविद्यालयों में मैकेनिज्म है, वहां पे प्रॉक्टर है, वहां पे दूसरी और संस्थाएं हैं जो इस तरह की शिकायतों का निवारण करती है। लेकिन जो दलित, आदिवासी, पिछड़ों की शिकायतें हैं, खासतौर पर जाति आधारित भेदभाव और उत्पीड़न की शिकायतें हैं, उनको लेकर मैकेनिज्म पर्याप्त नहीं है, उनको लेकर मैकेनिज्म सशक्त नहीं है, इसलिए ये प्रावधान लाए गए हैं। और मित्रों, जिस उद्देश्य इनको रोका गया है उस उद्देश्य को हमको कमजोर नहीं होने देना है। वो उद्देश्य है कि हमको वो तोड़ना चाहते हैं आपस में। वो कहते हैं SC ST को रख लो, OBC को हटा दो। नहीं, जो ये एकता निर्मित हो रही है, सारे वंचितों की एकता, दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों और स्त्रियों की एकता, और मैं कहूँगा आर्थिक रूप से पिछड़ों की एकता भी, क्योंकि ये जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, आप कोई अगर अध्ययन करें तो आप पाएंगे कि आर्थिक रूप से सबसे पिछड़े वही हैं जो दलित है, आदिवासी है, पिछड़े हैं, महिलाएं हैं, कोई सबसे ज्यादा आर्थिक रूप से पिछड़े हैं। इसलिए सभी वंचितों की एकता की आवश्यकता है। इसके लिए जरूरत है कि हम एक दूसरे के सवालों को समझें। एक नई बात इसमें मैं ये शामिल करना चाहता हूँ। आमतौर पर मैं क्या देखता हूँ, क्योंकि मैं ज्यादा आदिवासी प्रोग्रामों में जाता हूँ, तो देखता हूँ कि आदिवासी दलितों के प्रश्नों को समझने के लिए बहुत तैयार नहीं है, क्योंकि आदिवासियों को जाति आधारित उत्पीड़न उतना नहीं झेलना पड़ा है। और दलित आदिवासियों के जल जंगल जमीनों के जो सवाल है उनको समझने के लिए तैयार नहीं है। दोनों के सवाल अलग अलग है। तो हमको ये देखना पड़ेगा कि अगर हमारी एकता का निर्माण करना है, वंचितों की एकता का निर्माण करना है, तो वो सिर्फ आरक्षण के आधार पर नहीं हो सकता। हम आमतौर पर क्या एकजुट होते हैं, कौन लोग एकजुट होते हैं कि जिनको आरक्षण मिल रहा है और आरक्षण में कोई छेड़खानी हो रही है, तो ना दलितों का एकमात्र मुद्दा आरक्षण है और ना आदिवासियों का एकमात्र मुद्दा आरक्षण है। दोनों के जो जेन्युइन सवाल है, जैसे दलितों का सबसे बड़ा मुद्दा है गरिमा के साथ जीवन, डिग्निटी के साथ में जीना, प्रतिनिधित्व का सवाल, तो ये सवाल आदिवासियों का है कि उनकी पहचान, उनका अस्तित्व जंगल से, उस पूरे परिवेश से निर्मित होता है जो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उनकी भाषा, उनकी जमीनें, दलितों की कोई अलग भाषा नहीं है, इसलिए उनके लिए भाषा का कोई सवाल महत्वपूर्ण नहीं है। दलितों के पास में अपने कोई अलग इलाके नहीं है, इसलिए उनको इलाके का सवाल, जंगल का सवाल, उस क्षेत्र को बचाने का सवाल वो महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन चूंकि आदिवासियों के लिए महत्वपूर्ण है, तो जब आदिवासियों के सवालों पर, जंगल के सवाल पर, किसी नदी को बचाने के सवाल पर, किसी भाषा को बचाने के सवाल पर कोई आंदोलन है, तो दलित अगर उसके साथ खड़े होंगे तो आदिवासी भी जब दलितों का कोई मुद्दा होगा तो उसके साथ में एसोसिएट महसूस कर पाएंगे। इसलिए आपस में आवागमन की जरूरत है, ऐसे साझे मुद्दों की पहचान की जरूरत है जिसमें हम एक हो सकते हैं और एक से दूसरे के साथ में संवेदनशीलता का एक संबंध स्थापित कर सकते हैं। जैसे दलित कार्यक्रमों में कभी जयपाल सिंह का नाम नहीं लिया जाता। जयपाल सिंह जो आदिवासी कार्यक्रमों में हमेशा सबसे पहले, सबसे आगे नाम लिया जाता है। आप में से भी कुछ लोग जयपाल सिंह के बारे में जानते होंगे, कुछ लोग नहीं जानते होंगे। जयपाल सिंह, आप कह सकते हैं कि जब ये सवाल पूछा जाता है कि आदिवासियों के अंबेडकर कौन, वैसे तो अंबेडकर तो सबके हैं, लेकिन आदिवासियों के अंबेडकर कौन, तो आमतौर पर बिरसा मुंडा को आगे खड़ा किया जाता है कि बिरसा मुंडा। लेकिन चूंकि बिरसा मुंडा ने कुछ लिखा भी नहीं और बिरसा मुंडा के समय में और बाबा साहब अंबेडकर के समय में भी फर्क है, इसलिए अगर आदिवासियों में से कोई एक प्रतिनिधि आपको चुनना है, वैसे आदिवासी सामूहिकता में यकीन करते हैं, किसी एक व्यक्ति की पूजा में यकीन नहीं करते, फिर भी एक प्रतिनिधि चुनना है तो आप जयपाल सिंह को चुन सकते हैं। जयपाल सिंह जो 1903 में पैदा हुए और वो ऑक्सफोर्ड पढ़ने के लिए गए। वो ऑक्सफोर्ड में पढ़ते हुए हॉकी खेलने लगे और 1928 में एम्स्टर्डम में जो ओलंपिक खेल हुए, जिनमें भारत को किसी भी खेल में ओलंपिक्स में पहला गोल्ड मेडल मिला। उससे पहले भारत को कोई गोल्ड मेडल नहीं मिला,
किसी भी खेल में। पहला गोल्ड मेडल 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक्स में मिला और उस टीम की, हॉकी की उस टीम की कप्तानी कर रहे थे जयपाल सिंह मुंडा। तो खेल के क्षेत्र में उनका कितना बड़ा योगदान है। लेकिन हम जब खेल की बात करते हैं तो हम मेजर ध्यानचंद को तो याद करते हैं, सचिन तेंदुलकर की बात करते हैं और बहुत सारे खिलाड़ियों की बात करते हैं। लेकिन जिसने भारत को पहली बार ये गौरव दिलाया, उस आदिवासी समुदाय से संबंध रखने वाले जयपाल सिंह की हम कभी बात नहीं करते, क्योंकि हमारे इतिहास की किताबों से, हमारे सारे प्रसंगों से उनको डिलीट कर दिया गया है। और 1928 के उस खेल में एक बहुत बड़ा कारनामा यह हुआ कि न केवल भारत की टीम ने ओलंपिक का गोल्ड मेडल जीता, बल्कि भारत की टीम अजेय रही। भारत की टीम के ऊपर कोई भी टीम एक भी बार ना जीत सकी, ना एक भी कोई गोल कर सकी। भारत की टीम के ऊपर कोई एक भी गोल नहीं हुआ। जो बात मैं कह रहा हूं गूगल करके देखिएगा, ओलंपिक एसोसिएशन की वेबसाइट पे देखिएगा, या आप दूसरे स्रोत, किसी भी स्रोत से आप देखेंगे। इतना बड़ा गौरव दिलाने वाले जयपाल सिंह को, और जयपाल सिंह का योगदान सिर्फ खेल में नहीं है। 1938 में उन्होंने आदिवासी महासभा का गठन किया और पूरे देश के आदिवासियों को एकजुट किया, और फिर वो संविधान सभा के सदस्य बने। संविधान सभा के सदस्य होने के नाते देश के सभी आदिवासियों के सवालों को संविधान सभा के सामने उन्होंने रखा। तो आप इससे समझ पाएंगे संविधान सभा की बैठकों को, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स है, बाबा साहब अम्बेडकर को जानना है या सभी हमारे महापुरुषों को जानना है जिनकी 26 जनवरी और 15 अगस्त को हम जय बोलते हैं, उनकी इस राष्ट्र निर्माण में क्या भूमिका है, तो संविधान सभा की बैठकों की बहसों को पढ़िए कि लोग क्या कह रहे थे, उसमें जयपाल सिंह क्या कह रहे हैं, वो किस तरह के भारत का निर्माण करना चाहते हैं, या आप जानना चाहते हैं कि आज हमारा भारत जैसा है वैसा क्यों है, तो हमको संविधान सभा की बैठकों की बहसों को पढ़ना चाहिए। उससे हम अपने भारत को ज्यादा अच्छे तरीके से जान पाएंगे। और जिस एकजुटता की मैं बात कर रहा हूं, उसकी जड़ें भी वहां पर है। उस एकजुटता के निर्माण की आवश्यकता है और इस तरह के कार्यक्रम उस एकजुटता को आगे बढ़ाते हैं। आयोजकों से क्षमा याचना के साथ एक आलोचना जरूर मैं यहाँ कहना चाहता हूँ। हम जेएनयू वाले हैं, हम जो बात कहनी होती है कह ही देते हैं। महिलाओं की भागीदारी बहुत कम है। अगर आप सामाजिक न्याय के लिए काम कर रहे हैं तो महिलाओं की भागीदारी को भी बढ़ाना पड़ेगा। धन्यवाद।